हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 55। इससे पहले ऑलरेडी हमने 54 सेट करा रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। बी कथन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर रेखा को भारत का मानक अम्योत्तर माना गया है। सी कथन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। एक से अधिक सही है या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत देश की लंबाई देखा जाए उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई आप देखेंगे मैप पर तो 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो बिल्कुल अधिक दिख रहा है ना, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो कथन यहाँ पे सही है। ठीक है। बी कथन कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक अम्योत्तर माना गया है, जो कि कथन यहाँ पे सही है, जो कि 5 राज्यों से होकर के गई हुई है। ठीक है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है। अब मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। अर्थात अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य उदय होता है तो यहाँ पे कितना बजे होगा? लगभग 7 बजे यहाँ पे सूर्य उदय देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 2 घंटे का लगभग अंतर देखने को मिलता है। और ये मानक रेखा देखेंगे तो ये 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर के गई हैं। ये आपका देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर के अब देखेंगे कि आपका मानक रेखा गई हुई है, मानक देशांतर रेखा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य 8 राज्य से लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगता है। साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है नेपाल के साथ। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, तो कुल मिला के 8 और 1 9 हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप चाहें तो मैप पर भी देख सकते हैं। ये रहा आपका ग्रीन पार्ट वाला आपका उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, इधर राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक ये बिहार। ठीक है, और एक नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दिल्ली भी है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि उसके साथ भी सीमा साझा ये करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, या फिर 23 सितंबर, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर एक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखना है, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनात कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रात बड़ी होती हैं। ठीक, इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ठीक है, याद रहेगा।
ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य वह सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने किया हो, जैसे कोई औपनिवेशिक शासन हो, है ना, उसके द्वारा ये किया गया हो, तो उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं, है ना। तो भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य जो रेखा तय की गई है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अध्यारोपित रेखा। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश उत्तराखंड से भी गुजरता है, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान से गुजरता है, उत्तराखंड से नहीं। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप चाहें तो मैप पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कौन सा यहाँ पे सिक्किम है, पहले कहाँ वो देखिए ज़रा, यहाँ पे है आपका सिक्किम, ये पार्ट यहाँ पे सिक्किम है, और यहाँ से देखिए कौन सा छान से जा रहा है, ये वाला छान से जा रहा है। ठीक है, जो कि देखेंगे कि राजस्थान से कवर करते हुए जा रहा है ना। उत्तर प्रदेश भी ले सकते हैं, कह सकते हैं आप, क्योंकि ऑप्शन तो था नहीं वहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद फिर ये भूटान और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ हिस्सा आप देखेंगे असम के साथ भी इसका छांस रेखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे, वैसे नहीं है यहाँ पे, हल्का सा स्पर्श कर रहा है क्योंकि असम तो यहीं से घूम जा रहा है ना, तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा ये बाउंड्री टच करते हुए निकल रही है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान दिए गए ऑप्शन में ले सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन दे रखा है हरियाणा और उत्तराखंड, जो कि आप देखेंगे कि ये है आपका उत्तराखंड, जो कि उत्तरांचल पहले नाम से जाना जाता था, अब उत्तराखंड से लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे है एक ऑप्शन, ये हरियाणा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका, ये रहा आपका हरियाणा, और ये हरियाणा है, और ये आपका अक्षांश रेखा जो गई हुई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, राजस्थान। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोको स्टेट किन दो स्थानों के बीच स्थित है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, या फिर दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कोको स्टेट है ना, ये आपका कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, कोको स्टेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है, बात करें मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, इसका कौन जोड़ रहा है इन दोनों को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, यानी किस से जोड़ता है ये। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, तो ये किसके मध्य स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है। ठीक है, डंकन पास याद रहेगा, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है। ठीक है, जबकि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य क्या स्थित था, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, बताना है आपको कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है, बताना है, दिए गए दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है, नाथुल्ला, सिपकिला, जिलेपला, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, सतलज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सिपकिला इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है,
कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रा का पार करना पड़ता है? खादुंगला, रोहतांग, बनिहाल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा को पार करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा को पार करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका डिटेल्स नोट्स के रूप में दिया गया है यहाँ पे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है और लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत, जिसे चुम्बी घाटी कहते हैं, जो स्थित है वहाँ से ये जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में भारत और तिब्बत चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? बताना है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। इसका भी आंसर बता चुके हैं पहले ही शायद इस तरह का, है ना। तो ध्यान रखिएगा, डंकन पास पैसेज जो है ना ये आपका दक्षिण व लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच स्थित है डंकन पैसेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जल डमरू मध्य है। तो ये भी पूछा जा सकता है डंकन पैसेज किस सागर में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह, जिसे ये एक रटलैंड द्वीप का भाग है। ठीक है, द्वीप समूह का भाग है जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है खालिस्तान वृद्ध हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल था, सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख वृद्ध हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि लद्दाख वृत्त हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों राज्यों में थोड़ा इस हिस्सा इसका देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों की पूर्वी विस्तार है ये, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बताना है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारत का ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये सबसे पुराना भी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1989 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना किया गया था 1986 में, और इसके यूनेस्को में से शामिल कब किया गया था? 2000 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? बताना है आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है। फ्रेडरिक रेटजेल, चार्ल्स डार्विन या फिर इरिटोस्थनीज, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल याद रहेगा। बाकी और भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आधुनिक मानव भूगोल का जनक तो ये है ही हैं, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, रेटजेल जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये? जर्मनी के निवासी थे। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये रेटजेल ही हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बताना है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बोर्नियो, जावा या फिर सुमात्रा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जावा द्वीप में आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
सवाल है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है। बताना है आपको कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है, अर्थात ऐसा महाद्वीप का नाम बताना है जहाँ पे जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है, यानी जन्म लेने वाले लोगों की जो संख्या यानी कि 1000 में है ना, कितने लोग जन्म ले रहे हैं वो जन्म दर कहेंगे, या फिर कह सकते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या के माप को ही क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, है ना। तो यही चीज़ बताना है कि किस महाद्वीप में उच्च जन्म दर है, जन्म दर और उच्च मृत्यु दर भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका में उच्च जन्म दर भी देखने को मिलता है और उच्च मृत्यु दर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हाल में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। ठीक है, एक और ऑप्शन दिया गया था फ्रांस, जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये दोनों जो वाले जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अमेजन की खोज किसने की थी। बताना है आपको कि अमेजन की खोज किसने की थी, स्पेन और फ्रांस अन्वेषकों ने, या फिर अमेरिका और फ्रांस अन्वेषकों ने, या फिर स्पेनी अन्वेषकों ने, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, अमेजन की खोज स्पेनी अन्वेषकों ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी इसके बारे में और भी ध्यान रखना है, जैसे कि अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है और अमेजन बेसिन के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, इंडियन कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, अमेजन बेसिन के मूल निवासी को इंडियन कहा जाता है और अमेजन नदी की लंबाई है 6400 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका में स्थित कालाहारी क्या है। बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित कालाहारी क्या है, मरुस्थल, कोयला उत्पादक क्षेत्र, सोना खनन क्षेत्र, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है दक्षिण अफ्रीका में स्थित कालाहारी क्या है, एक मरुस्थल है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। एक है कालाहारी और एक है कालाहांडी, जो कि भारत में स्थित है, उड़ीसा राज्य में कालाहांडी। ठीक है, तो कालाहांडी में देख रहे थे हम लोग शायद पिछला सेट में या फिर एनसीईआरटी बुक में लोग देख रहे थे कि वहाँ पे कालाहांडी में क्या था कि भूखे से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, है ना। तो ध्यान रखना कि कालाहांडी क्यों प्रसिद्ध है, तो वो भूखे से लोग मरने की वजह से वहाँ पे वो ज़्यादा फेमस जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये ऑप्शन सही है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताना है आपको कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, मिसिसिपी, अमेजन, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बात करें दुनिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में तो ये अमेजन है, लेकिन सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें दूसरा सबसे लंबी नदी तो ये अमेजन है। और सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो नील नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सवाल थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। बाकी ध्यान रखिएगा अमेजन नदी के बारे में, ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी विश्व में पानी के निर्वहन की मात्रा के हिसाब से ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी है। नील नदी की तुलना में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, पेरू के एंडीज पर्वत से। यह पेरू, बोलिविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील के देशों से होकर बहती हैं। अमेजन नदी अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती हैं, अर्थात इसका मुहाना कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में है। अमेजन नदी में कोई भी पुल निर्मित नहीं है। ठीक है, बात करें नील नदी के बारे में तो यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में उत्तर दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह भूमध्य सागर में बहती है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और ऐतिहासिक रूप से इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। वहीं बात करें मिसिसिपी नदी के बारे में तो यह दुनिया का दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह दूसरी सबसे लंबी नदी है और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के दूसरे सबसे बड़ी जल अफवाह तंत्र की ये मुख्य नदी भी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड छुटा हुआ है, यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जोड़ना जरूरी है, ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ऐड करवा देंगे पीडीएफ फाइल में। ठीक है,
मिसिसिपी नदी जो है ना, ये ध्यान दीजिएगा, मिसिसिपी नदी मिसौरी नदी के बाद ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रहा है, ना कि ये पूरे वर्ल्ड का बात हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया गया है। ठीक है, बट इससे हम लोग PDF में इसको हम सुधारवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका का ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी के बारे में बात करें तो मिसौरी नदी है। ठीक है, मिसौरी नदी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताना है, पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, मिसिसिपी, अमेजन, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है, पूरी तरह से एक देश के भीतर ही बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, मिसिसिपी, अमेजन, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चीन में बहने वाली यांगत्जे नदी जो है ना, ये जो है जियांग के नाम से भी जाना जाता है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और यह पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली दुनिया की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तांगुला पर्वत में जरी पहाड़ी से होता है, और यह पूर्वी चीन सागर में सामान्यतः पूर्व दिशा में ये 6300 किलोमीटर में ये बहती हैं। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। यांगत्से नदी जो है, जिसे हम लोग चांग जियांग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एशिया की ये सबसे लंबी नदी भी है, और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, और ये पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।